हेलो क्लास 7, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो तुम सब लोग? एकदम एग्जाम आपके लगातार चल रहे हैं, लगातार आप एग्जाम्स दे रहे हो, एग्जाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए हो। उसी प्रोस्पेक्टस में हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में आज क्या लेकर आए हैं? क्लास 7 के लिए दो चैप्टर्स हम लेके आए हैं, रहीम के दोहे और खान पान की बदलती तस्वीर। तो ये दोनों चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें पहले चैप्टर में रहीम जी ने कुछ दोहे कहे होंगे और दूसरे चैप्टर में हमारे खाने पीने की जो तस्वीर है वो किस प्रकार से बदलती जा रही है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स को। तो आप सभी का स्वागत है PW लिटिल चैंप्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष, आपका हिंदी कमेंटर, और आपको आज ये दोनों चैप्टर कवर कराने वाला हूं। तो चलो, मुझे पता है मेरे सारे चैंपियंस तैयार होंगे क्लास 7 के हिंदी की इस क्लास को मजे से पढ़ने के लिए। रहीम के दोहे हैं इसमें, इसको पढ़ने में आपको मजा आने वाली है। फटाफट चलते हैं, देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम रहीम के दोहे और खान पान की बदलती तस्वीर और इसके NCERT के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जहां जानते हैं आप रहीम जी हैं तो इनके दोहों में बड़ी मजे आती है। आज आपको उसी तरह मजा आने वाली है। देखिए, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है, यानी कोई एक ऐसी पंक्ति है, कथन है, और कोई एक पंक्ति कथन को क्या कर रही है? प्रमाणित करने वाली है। उदाहरण, यानी एक उदाहरण के तौर पर है और एक कथन है। जैसे कोई कथन के दो दोहे हैं और ऐसे ही कुछ दोहे उदाहरण के तौर पर हैं। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, फिर आपको इन दोनों को याद करके लिखना पड़ेगा। यहां पर आप खाली अर्थ लिख के बच नहीं सकते। तो यहां पर मैं आपको अर्थ अच्छे से पढ़ाऊंगा जिससे आपको एक बार में याद आ जाए एग्जाम में। देखिए, जैसे उदाहरण देने वाले दोहे कौन कौन से हैं इसमें? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। यानी यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं रहीम जी कि तरवर माने क्या होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाता। सरवर माने क्या होता है? सरोवर या तालाब, आप जिसको जानते हैं, वो अपना पानी जो है नहीं पीता है। इसीलिए कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो जो संपत्ति को सृजित करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जो लोग बिना लोभ के काम करते हैं, बिना लोभ के, बिना किसी माया के, तो यहाँ पर वो जो होते हैं ऐसे लोग, जो सज्जन व्यक्ति टाइप के लोग होते हैं, वो जो अपनी संपत्ति को सृजित करते हैं या जो अपना धन कमाते हैं, वो दूसरों के हित के लिए कमाते हैं और अपने पास सृजित करते हैं। तो इस वाले दोहे से ये उदाहरण सेट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए उदाहरण वाले दोहे में ये आया है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। थोथे बादल क्वार के, यानी वर्षा और ठंडी के बीच में जो बादल आते हैं, वो मतलब ठंडी और वर्षा के बीच में जो आता है उसको क्वार कहते हैं। उसी के जो बादल होते हैं वो थोथे होते हैं। जो रहीम गहरात, यानी थोथे बादल क्वार के ये क्या करते हैं? सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, यानी जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं वो अपना पुराना समय याद करके उसी पर चर्चा करते हैं, आगे भविष्य की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है इस दोहे के माध्यम से कि जो क्वार के बादल होते हैं वो जो हैं सिर्फ गरजते हैं, जबकि सावन के बादल जो होते हैं वो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। अब इसके साथ उदाहरण सेट कर रहे हैं कि वो धनी पुरुष जो अब निर्धन हो गए हैं, वो अपना पिछला याद कर करके खुशी हो रहे हैं और समाज में सबको बताना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा निर्धन हैं, जबकि वो सारी बातें क्या हैं? व्यर्थ की हैं। जो आज आपके पास है वही आपका सब कुछ है। अब देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। मतलब क्या? धरती की रीत है कि धरती के ऊपर चाहे शीत पड़े, ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, कुछ भी पड़े, वो सह लेती है। उसी प्रकार से जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। यानी ये जो हमारी शरीर है वो भी, इसके ऊपर भी जो भी आ जाए वो ये क्या कहती है? सह लेती है। जैसे जिस प्रकार से हमारी धरती सहती है सब कुछ, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, धरती बिना कुछ बोले सब कुछ को सहती रहती है। उसी प्रकार से हमारी जो शरीर है, हमारी देह जो है, वो भी सब कुछ सहने में सक्षम होती है और सब कुछ सह लेती है। ये हो गए उदाहरण वाले आपके दोहे। इन दोहों को आपको याद करना होगा और याद करके इसमें लिखना होगा। अब कथन वाले दोहे देखिए क्या है, जहां पर सिर्फ कथन कहा जा रहा है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। मीनन क्या होता है? मछली होता है। मोह क्या होता है? मोह माने प्यार। तो जाल जब पड़ जाता है, चाहे सरोवर में चाहे नदी में, तो क्या होता है? जो जब जाल पड़ता है तो जल जो होता है, जल यानी पानी, वो जाल के अंदर से बहते चला जाता है, और जो मछली होती हैं वो क्या होती हैं? उस जाल में अकड़ जाती हैं। लेकिन होता क्या है? रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छो। यानी जो मछली जाल में फंस जाती है वो क्या होता है? पानी जो होता है उसको मछली का मोह नहीं होता, वो एक निकल जाता है, लेकिन मछली जो है
पानी से बिछड़ने के गम में अपने प्राणों की आहुति दे देती है, अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक तरफा प्यार, तो वो यही स्थिति है। मछली जो है वो पानी से एक तरफा प्यार कर रही है। जब मछली के ऊपर विपत्ति आई या जाल पड़ा, उसमें फंसी, वो तुरंत पानी ने उसको छोड़कर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रेम को दर्शाया जा रहा है और एक कथन वाली बात है, ठीक है ना। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, यानी जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो बहुत रीत रिवाजों से बनते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, ये सब बहुत रीत रिवाज से बनते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी हमारे ऊपर जब आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, ते साचे मीत, जो सच्चे मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है तब वे हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं और वही हमारे असल के मित्र होते हैं। तो ये कथन हो गया, वो दोहे हो गए। इतने ही बड़े चैप्टर था। अब यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे और ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी रहीम जी ने जो कहा है उसको देखिए क्या है। क्वार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पहले कभी धनी थे और अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल व्यर्थ में बड़बड़ा कर रह जाते हैं। इसलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादल की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं। यानी कभी उनके पास कुछ रहा होगा, आज वो बताने, अरे मेरे तो बाबा के पास, मेरे पास जब मैं बचपन में था तो मैं कार से चलता था, आज मैं भले साइकिल से चल रहा हूँ। तो अपनी वो पूरा भौकाल मेंटेन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन उनके भौकाल मेंटेन करने से सब उनको बेवकूफ़ समझ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर जबकि सावन के जो बादल होते हैं वो साथ साथ गरजते भी हैं और बरसते हैं और लोगों को तृप्त भी करते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे चैंपियंस, देखो ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज ना तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे मान लो आज तुम चले गए, फिर तुम्हारे जो जूनियर्स आएंगे उनको भी तुम रिकमेंड कर सकते हो कि यहाँ से आपका सब कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये कैसे काम आने वाली है, जैसे मान लो आप का जूनियर कोई आया क्लास 6 में, उसको पढ़ना है रहीम के दोहे, तो यहाँ से आए 10 मिनट पढ़ा, अगले दिन क्लास में अपना भौकाल मेंटेन कर लिया कि मुझे सब आ रहा है। नीचे दिए गए दोहे में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। वही तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, यही है यहाँ पर सजही सुजान, यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी, हम परोपकार की ओर अग्रसर होंगे, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। यानी जब हम वृक्ष से और सरवर से सीखेंगे कि भाई वो अपना ही फल त्याग देता है, खुद नहीं खाता, सरवर अपना पानी नहीं पीता है, तो हम लोग को भी जो हमारी संपत्ति है इसको हमें दूसरों के हित में प्रयोग करना चाहिए। या हम जो संपत्ति का सृजन कर रहे हैं उसको भी हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, धरती की सी रीत है, यानी धरती चाहे देह गर्मी हो, बरसात हो या कुछ भी हो, सह लेती है, और इसी प्रकार से हमारी देह भी जो है वो सह लेती है। इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे में जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। यानी अगर जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आप जैसे मान लीजिए गांधी जी इस पे एग्जाम्पल एकदम सेट करते हैं, अहिंसा से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से देश मुक्त करा दिया। तो अपने ऊपर आपको थोड़ा सा सहनशील बनना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आपको थोड़ा धैर्य रख के सब उसका सामना करते हुए आगे चलते रहना है, अपना दिमाग का आपा नहीं खोना है उसमें। धरती के समान जब हम सुख और दुख दोनों को ही सहजता से लेंगे तभी जीवन यापन सरल हो जाएगा। अब हमारे पास अगर कोई आ गया, दुख पड़ गया मेरे ऊपर, मैं हाय रोना मचा दूं, पूरे शहर में ढोल पीट पीट बचाऊं, अरे मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, और उसी को अगर मैं शांति से कर लूं, बीतेगा वो भी समय, चाहे मैं रो रो के बिताऊं या मैं शांत होकर बिताऊं, तब भी वो समय बीत जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जीवन जो है बहुत सार्थक हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए, ये चैप्टर आपका फेवरेट होगा, खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से, जैसे पहले बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग अलग जगह की चीज़ें फेमस थी, जैसे मुंबई का वड़ा पाव, आप आगरा का पेठा देख लीजिए, या आप बहुत साउथ के आप चाइनीज़ फूड देख लीजिए, या डोसा हो गया, इडली सांभर हो गया, ये साउथ में हमारे फेमस हैं। ऐसे मुंबई में जब मैंने आपको बताया वड़ा पाव, कलकत्ता में मछली चावल, बिहार में बाटी चोखा, ऐसे बहुत सारे जगह। आपको भी एक दो जगह के नाम अगर पता हो कहाँ क्या फेमस था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ के देखूंगा कि आप कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन सा आपके यहाँ फेमस है। लेकिन इस चैप्टर में बताया क्या गया है, जैसे अभी मैं नोएडा में हूँ,
तो यहाँ पर क्या होता है, चाहे आप साउथ इंडियन खाना चाहो, चाहे नॉर्थ इंडियन खाना चाहो, या फिर आप विदेशों का खाना खाना चाहो, आपको सब आपके इर्द गिर्द क्या है मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब अच्छी चाहिए होती थी, जहाँ का जो है वहीं से खाते थे। और इसी के साथ साथ इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इंस्टेंट फूड का हमारे सामने, जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाना, या रेडीमेड फूड बन के जो आ जाते हैं उनको 5 मिनट में गर्म पानी डाल के रेडी कर दो। इन सब से क्या हो रहा है कि आजकल जो हमारे घर में महिलाएं थी, हमारी माताएं थी, जो खाना बनाने का कार्य करती थी, अब वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं, या वो जॉब कर रही हैं या कुछ कर रही हैं। तो उन कारणों से हमारे जो खाने की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है, क्योंकि हम आसपास बाजारों से खाने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। आइए देखते हैं कि चैप्टर में दिया गया क्या है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करिए। अब उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके घर के आसपास क्या फेमस है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों की खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हम कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अब मुझे ही एक दिन पहले ही हमारे घर में क्या हुआ, इडली बना। अब इडली यहाँ नोएडा का तो थोड़ी ना था या उत्तर प्रदेश का। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों या तबादलों के कारण वे अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत के खाने की चीज़ों को क्या कहे, अपने भोज्य पदार्थ में शामिल किया। और मेरा घर कोलकाता में है। इसमें जो बताया गया है उसमें मैं बंगाली परिवार से हूँ। अब बंगाल का क्या मुख्य भोजन है, मछली चावल है। मुख्य भोजन चावल और मछली है। लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, सांभर, डोसा आदि पाश्चात्य यानी पश्चिमी भोजन जो है, बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से लाकर भी अपने घरों में बनाते हैं। तो ये तो आज की अटल सत्य है कि खान पान की ऐसी तस्वीर बदली है कि आप पूरे वर्ल्ड का कोई खाना देख लीजिए और आप अपने घर में बनाना चाहें तो सब आपको आसपास मिल जाएगा। और बनाना नहीं चाहते तो आसपास के रेस्टोरेंट्स में आप क्या करते हैं, खाने को पा जाते हैं। देखिएगा खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। देखिए खान पान से बदलाव मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा खान पान में बदलाव से फायदे क्या हैं। भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, भारत इसीलिए प्रसिद्ध ही है। अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बनी रहती है। अब रोज एक खाना मिलेगा तो थोड़ी ना खाओगे, लेकिन अभी इसके क्या नुकसान है ये भी बताता हूँ। देश विदेश के व्यंजनों खान पान के बारे में पता चलता है। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होती हैं। स्वाद, स्वास्थ्य, सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं। समय की बचत होती है। ये हो गए हमारे फायदे। अब आ जाओ आपको इसके नुकसान गिना देते हैं कि नहीं तो कल से कह दो अरे मम्मी, अरे सर ने तो बता दिया ये सब खाने से बहुत फायदा होता है, बाहर की चीज़ों मंगाओ। ऐसा नहीं है। आओ देखो क्या क्या नुकसान भी है बाबू साहब, नहीं पता चले जुटे रहो। खान पान में बदलाव आने के होने वाले फायदे के बावजूद लेखक इस बदलाव से चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज के खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। क्या नुकसान? स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है। जैसे सही बात है, आप जहाँ के होंगे वहाँ का भोजन आप कम कर रहे हैं धीरे धीरे, और आप अदर स्टेट के फूड्स को ज़्यादा अपना रहे होंगे, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। बहुत सारे होंगे, अब आपके छोटे भाई बहन होंगे या आप स्वयं होंगे, अभी छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा आप जिस राज्य में हैं उस राज्य की फेमस क्या था, नहीं पता होगा। आपको अपने गार्जियन से पूछना पड़ेगा, और आपको हो सकता है पता हो जाए, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको बिल्कुल नहीं पता होगा। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है कि अगर आप बाहर से कुछ मंगा रहे हैं या घर पे ही बना रहे हैं, तब भी बाहर से अगर कुछ खरीद रहे हैं तो ऐसा होता है कि उसमें आजकल इतने मिलावट चल रही है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं बची है। देखिएगा कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है। अब जैसे भूख लगी है, मम्मा मैगी बना दो, 2 मिनट मैगी बन गई और तुम खा भी लिए, लेकिन पेट भर गया, लेकिन उसमें कोई भी पौष्टिक आहार आपको नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक जो हैं चिंतित थे। अब देखते हैं खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। स्थानीयता का अर्थ है जहाँ के आप निवासी हैं। आइए ध्यान से देखिए, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, यानी जिस प्लेस के आप हैं, जिस क्षेत्र के आप हैं, वहां पर उपलब्ध रहते थे और आसानी से बन जाते थे। जैसे मुंबई में पाव भाजी, वड़ा पाव भी कह सकते हैं, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियां, पूड़ी कचौड़ी, ऐसे आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था। अपना अलग ही महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब तो लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में
इतने विकल्प मिल गए हैं कि स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, आप दिल्ली में भी आगरे के पेठे पा जाओगे, कहीं ना कहीं कोई दुकान मिल जाएगी आगरे वाले पेठे, या आप कहीं पे भी हैं, जैसे देखिए हम तो जब अपने प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का चाट या कुछ भी फैजाबाद का चाट, ऐसे अलग अलग इलाकों का सारी दुकानें आपके आसपास मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे नीचे सोसाइटी के बाहर क्या लगा रहता है, वो जो खाते हैं ना रोल, तो लिखा रहता है लखनऊ के रोल। अब वहाँ से यहाँ आ गया है तो उसमें क्वालिटी में क्वांटिटी में स्वाभाविक सी बात है डिफरेंस आ ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपकी होमवर्क है, ये सब आपका, ये सारी क्या है बातचीत के प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि घर में बनने वाली चीज़, बाजार से आने वाली चीज़, माता पिता के घर में बचपन में बनने वाली चीज़, ये आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी सेट कर दिए हैं। इसी की तरह देखिए खाना, यहाँ खाना पकाने स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, इन्हें और इनका वर्गीकृत कीजिए। उबालना, तो तलना, भूनना, सेकना, ये सब अपने घर में आप सुनते होंगे। भात माने चावल होता है, दाल, रोटी, पापड़, ओ सॉरी, ये हो गई सारी चीजें यहाँ पर इस तरह आपका दिया गया है। बाकी आज की समरी पर आ गए हम लोग चैंपियंस। तो बिना आपका समय गंवाए हुए हमने क्या किया, रहीम के दोहे को खत्म किया और खान पान की बदलती तस्वीर को देखा। अब क्या करना है, आपको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी मेरी चैंपियंस तो पूरा कमेंट सेक्शन में भर देना, आग लगा देना, और जो भी आप चाहते हो कि आपके लिए हिंदी के साथ आए हम, वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।